भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लग जाएगा कि वोट को चुरा करके वो हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा आरोप आज तक किसी सरकार पे नहीं लगा। इस देश में इमरजेंसी भी लगी, इस देश में तमाम तरह के आरोप लोगों पर लगते रहे, वोट खरीद कर, विधायक सांसद खरीद कर सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं, लेकिन वोटर लिस्ट से छेड़खानी होगी, वोट चुरा लिया जाएगा, ऐसा आरोप आजाद भारत में पहली बार लगा है। और कल खत्म हुई वोटर अधिकार यात्रा ने एक पैगाम पूरे देश में दे दिया है कि बिहार के गांव-गांव में ही नहीं, देश भर में वोट चोरी का मुद्दा अब पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुका है। और यही नहीं, राहुल गांधी ने पहले संसद भवन के गलियारे से बोला कि एटम बम फोड़ेंगे, और वाकई वो एटम बम ऐसा था कि बीजेपी आज तक कायदे से उसका जवाब नहीं दे पाई है। बीजेपी को इसलिए पहले बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के बी टीम बनकर काम कर रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब देने की बजाय सवालों से घिर गई, और उसी राहुल गांधी ने अब ऐलान कर दिया कि वो एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। और ये ऐलान बिहार की वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली में कल राहुल गांधी ने किया। सुनिए राहुल गांधी को। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका क्या जवाब है? क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस सवाल का कि पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में, और तकरीबन 1.25 करोड़ मतदाताओं की हेरफेर की बात आ रही है, और एक खबर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एआई तकनीक का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वोटरों को अलग से पहचान किया गया है और उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, अब जुगाड़ आयोग, यानी अखिलेश यादव ने एक नया नाम दे दिया है जुगाड़ आयोग का। जुगाड़ आयोग एआई से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट का क्यों जवाब नहीं दे रहा है? यानी केवल राहुल गांधी नहीं, घेरने में इस पूरे मुद्दे में अखिलेश यादव अव्वल हैं। यही अखिलेश यादव 2022 में इस मुद्दे को उठा चुके हैं, और 22 में 18,000 एफिडेविट, हलफनामा, जिसको राहुल गांधी को धमकाते हुए चुनाव आयोग ने कहा था हलफनामा देना होगा वरना देश से माफी मांगनी होगी। याद है ना ये आपको? हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अखिलेश यादव ने तो हलफनामा दिया है, और अब तो पूछ रहे हैं कि अगर पंचायत चुनाव होना है तो तुमने अपना जुगाड़ आयोग, उन्होंने नाम दिया अखिलेश यादव ने कि जुगाड़ से पूरा चुनाव आयोग चल रहा है, और उस जुगाड़ आयोग ने एआई का इस्तेमाल करके अपना घपला पकड़ा कि कई लोग, लाखों लाख की संख्या है डुप्लीकेट की। तो ये जो हलफनामा दिया है 18,000 का, इसमें से 17,986 का जवाब चुनाव आयोग कब देगा? यही सवाल अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी अब पूरे तेवर के साथ पूछ रहे हैं। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में हंगामा पैदा कर चुकी है। अभी ऊपर तक माहौल इतना बन चुका है कि बीजेपी सोशल मीडिया पर, बीजेपी नैरेटिव बिल्डिंग में, बीजेपी मनोवैज्ञानिक लड़ाई में, बीजेपी आत्मविश्वास की लड़ाई में बिहार चुनाव में बुरी तरह हारती हुई दिख रही है। अब अगर विपक्ष ने इस ऊपर के बने हुए माहौल को नीचे जनता तक कैरी फॉरवर्ड करने, पहुंचाने और इसी तेवर में अपने बूथ को आक्रामक ढंग से वोट चोरी से बचाने, वोट की हिफाजत करने, वोट डलवाने और वोट की सही हिफाजत करते हुए उसे गिनवाने तक का काम कर ले गई, तो बीजेपी का बिहार से सुपड़ा साफ होना तय है। एक बार
केवल निगाह डालिए जब कल वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम चरण में थी। इस यात्रा में शामिल हुए हेमंत सोरेन, आदिवासी इलाके के। अगर छत्तीसगढ़ के उस आदिवासी मुख्यमंत्री को छोड़ दें जिसने आदिवासी मुद्दे पर कुछ बोला नहीं, अडानी को पूरा हंसदेव का जंगल दे दिया, आदिवासियों के हर मुद्दे पर चुप है, आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति को छोड़ दें, तो आज की तारीख में महामहिम राष्ट्रपति तो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन हेमंत सोरेन आदिवासियों की एक ऐसी बुलंद आवाज जिसने इस यात्रा में शामिल होकर के इसको एक पैन इंडिया नैरेटिव देने में अपनी भूमिका निभाई। राहुल गांधी की पूरी टीम ने यात्रा का संचालन किया। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे ताकत के साथ, तेवर के साथ, अपनी क्षमता के साथ बिहार में इस यात्रा को कामयाब बनवाया। और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हो, कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो हरियाणा के सुक्खू जी से लेकर के तमाम और मुख्यमंत्री हों, तेलंगाना के, वहीं विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होकर के इस यात्रा को अपने मुकाम तक पहुंचाने का तेवर भर करके चले गए। तो आखिरी दिन हेमंत सोरेन शामिल हुए। मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार केवल आप उस आखिरी दिन के इन 3 भाषणों के हिस्से को, टुकड़े को जरूर सुनिएगा, और सुनिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी किस तेवर के साथ यह यात्रा संपन्न हुई है। जो यात्रा गांधी मैदान के गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर खत्म हुई, जिसे बनवाने का काम किया था गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था, लगवाई थी, इस पैगाम के साथ कि गांधी और अंबेडकर के अच्छे विचारों को लेकर के ही देश चलेगा, समाजवादी सामाजिक न्याय के विचारों पर चलेगा, संविधान और लोकतंत्र से छेड़खानी नहीं होने देगा। उस आखिरी यात्रा के इन चंद भाषणों को एक साथ गौर से सुनिएगा। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है, और धन बल के दम पर, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है, ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। तो इस यात्रा का विश्लेषण किया जाएगा कि इस यात्रा ने किया क्या। इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचा दिया है। इस यात्रा ने उस आक्रामक अंधभक्तों की टोली को, जो कल तक हर गलत फैसले का बचाव बेहद निर्लज्ज आत्मविश्वास के साथ बीजेपी के हर बुरे फैसले, हर गलत फैसले, हर देश विरोधी फैसले का बचाव करते हुए सड़क चौराहों पर लड़ती नजर आती थी, वो अंधभक्तों की टोली, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का आक्रामक तेवर, इतने बड़े आरोप के बाद पूरे देश से नदारद है। लोग चुप हो गए हैं जो असली अंधभक्त हैं, थोड़े बहुत बोल रहे हैं। ज्यादा जोर से कौन बोल रहा है? या तो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है या टेलीविजन का एंकर बोल रहा है। इन 2 लोगों को छोड़ दें तो तीसरा व्यक्ति अब चुप हो गया है कि यार लग तो रहा है कि चोरी करवाई है, या लग तो रहा है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। अब जैसे इस
ट्वीट को जरा गौर से देखिए। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे वोट चोरी का एक सबूत दे दिया कि इलेक्शन कमीशन का चमत्कार देखिए, जहां एक पूरा गांव मकान नंबर 6 में समा गया। 947 मतदाता, पता 1, मकान नंबर 6। बोध गया के निदानी गांव में जहां 100 से ऊपर घर हैं, पर फिर भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरा गांव सिर्फ एक घर में रहता है, और यह बोध गया के 12 विधानसभा का बूथ नंबर 161 है। यानी एसआईआर उन तमाम गलतियों का विकल्प है, बीमारी का इलाज है, जिसके लिए बीजेपी और टेलीविजन के एंकर चीख चीख करके कह रहे हैं कि हां, महादेवपुरा में गलती हुई, राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं कि 18,000 वो एफिडेविट उन्होंने दिया है, बाकी लोग भी सही कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। साहब, एसआईआर जो हो रहा है बीमारी को इलाज करने के लिए, वो अपने नमूनों के साथ ऐसा दिख रहा है कि वो बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा, बीमारी और बढ़ा रहा है दूसरी जगह पर। जैसे दूसरा पोस्टर भी गौर से देखिए, असली मकान संख्याएं मौजूद हैं लेकिन चुनाव आयोग की मतदाता सूची से गायब हैं। और उन्होंने ये कहा कि घर घर जाकर के अगर उन्होंने इन 947 मतदाताओं का वोटर लिस्ट में एसआईआर के जरिए गहन विशेष पुनरीक्षण किया है, तो जिनके मकान पर मकान नंबर लिखे हुए हैं उनका भी मकान नंबर एक ही कैसे हो गया। और वो याद है डायलॉग, इस देश में करोड़ों लोगों के पास मकान नहीं है, उनका मकान नंबर कैसे लिखा जा सकता है। ये वाला जब तेवर आता है तो मुझे याद आ जाता है, क्या हम अपने बहन बेटियों का सीसीटीवी फुटेज क्या देश को दे दें? क्या उनके निजता का कोई सम्मान नहीं? हाय, जैसे लग रहा है मीम बन रहे हैं इसके। अरे भाई, तुमसे किस चीज की मांगी थी, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये मकान नंबर एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अगर आए हैं तो चुनाव आयोग का वह भी झूठ सामने दिन पर दिन आता जा रहा है कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ घर घर गए, बीएलओ ने घर घर कागज दिया है, घर घर से आंकड़े जुटाए और पूरा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन को अपडेट किया है, और फिर से रिवाइज डेटा आएगा, गलतियां होंगी तो हम ठीक करेंगे। साहब, ये गलती नहीं, ये तो बता रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड। कोई घर घर नहीं गया, कोई इसमें सुधार नहीं हो रहा है एसआईआर के नाम पर। मिसाल के तौर पर द हिंदू की एक रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट बता रही है कि बिहार का एसआईआर हटाई गई मतदाता सूचियों में असामान्य पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके से हटाया जा रहा है। अब रविशंकर प्रसाद को सुनते हैं। बीजेपी अपने कुछ प्रवक्ताओं को काम पर लगा दी है, वो अनाप शनाप 2-3 काम करेंगे। विपक्ष के नेताओं के ऊपर निजी हमले, राहुल गांधी फेल हैं, राहुल गांधी हार गए, अब इसमें रविशंकर प्रसाद को लगाया। रविशंकर प्रसाद पहला काम ये कर रहे हैं कि हास्यास्पद टिप्पणियां कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हो गए लेकिन गंभीरता नहीं आई। राहुल गांधी में कोई गंभीरता है ही नहीं, राहुल गांधी नेता है ही नहीं। इन निजी हमलों से शुरू होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पहुंचती है कि अगर वो चुनाव हार रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान विरोधी नैरेटिव चला, गलती हो गई, हम 2 जगह हार गए, यूपी और महाराष्ट्र में हम 2 जगह बुरी तरह हार गए, लेकिन फिर जनता ने मन बना लिया कि ये लोग, विपक्ष के लोग तो झूठ बोल रहे हैं, हरियाणा हम जीत गए, महाराष्ट्र हम जीत गए, दिल्ली हम जीत गए, और उसके बाद बिहार भी हम जीतेंगे। यही तो चोरी है। कैसे जीते हरियाणा, कैसे जीते महाराष्ट्र और कैसे जीते दिल्ली? इसका जवाब तुमने आज तक क्यों नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का हर एक सबूत दे दिया, हरियाणा से नए नए सबूत आ रहे हैं, महाराष्ट्र का सबूत तो आपके सामने आ गया, और अब बिहार पे तो आपकी बोलती बंद है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कि ये 21-22 लाख लोग जो मर गए हैं, क्या इनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटने देना चाहते हैं? इतने आरोपों को बीजेपी दे रही है, हास्यास्पद है, एक भी समझ में नहीं आ रहे। जरा सैंपल में रविशंकर प्रसाद की मोटा मोटी बातों को सुन लीजिए। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बोला है, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी, आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कह पाए? 21 लाख लोग मृत पाए गए, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब रविशंकर प्रसाद को सुनने के बाद दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कितने जिंदा लोग हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मार दिए गए, मर गए। अकॉर्डिंग टू रविशंकर प्रसाद एंड बीजेपी, क्या इन जिंदा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट के उन्हें मार डालना चाहिए?
इसका जवाब बीजेपी को अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा किसी वोटर अधिकार यात्रा तक महदूद नहीं रहा। अब यह बिहार के गांव गांव पहुंच चुका है। याद रखिएगा, विपक्ष जहां कमजोर था वहां भी बीजेपी ने वोट चोरी के मुद्दे पर इतना बड़ा मौका दे दिया कि गांव गांव विपक्ष की आवाज पहुंच गई। गांव गांव में चर्चा होने लगी चट्टी चौराहे पर कि हे यार, बिहार में गांव में भोजपुरी में लोग बतिया रहे हैं, या लगता कि संविधानवा को अंदर से खत्म कर दिले हुआ, लोकतंत्र बचले नहीं के। अब हो ही का, वोटवा हमने का चोरी हो जाता। कल तक ये सारी जनता ईवीएम पर शंका उठाती थी और आप मजाक उड़ाते थे। बीजेपी का जवाब ईवीएम पर एक नेता ने दिया जिसका नाम अखिलेश यादव है, जिसने कहा 37 सीटें अपने सांसदीय जिताने के बाद, 6 कांग्रेस की 43 जिताने के बाद सदन में खड़े होकर कहा कि मैं 80 के 80 सीटें जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हम जीत के आएंगे तो ईवीएम को हटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। और उसके बाद ईवीएम पर जवाब दे नहीं पाए, गांव गांव अब चर्चा होने लगी कि यार कुल वोटवा चोरावत हो, इन्हन का गुब्बारा जो फूल ये तो फर्जी गुब्बारा। बीजेपी बुरी तरह बैकफुट पर है। मैं फिर से कह रहा हूं, वोटर अधिकार यात्रा ने गांव गांव लोगों को संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार, संविधान समिति का दिया हुआ अधिकार अब गांव गांव पहुंच गया है। अब गांव में झूठ का व्यापार तो नहीं चलेगा। बीजेपी बैकफुट पर है, वो खोज रही है। जैसे मां का अपमान हो गया इसी यात्रा में, चल नहीं पाया। सबको समझ में आ गया कि यार किसी ने बोला उस पर कार्रवाई हो जाएगी। न राहुल गांधी ने बोला, न तेजस्वी ने बोला, और प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं, गृह मंत्री क्या क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की टॉप लीडरशिप इतनी लैंग्वेज के मोरालिटी में इतनी करप्ट हो तो उसका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता। फ्लॉप कर गया मुद्दा। फिर पर्सनल अटैक हुआ, लालू यादव को चारा चोर बताओ, अखिलेश यादव को अपमानित करो, हेमंत सोरेन को अपमानित करो, और उसके बाद फिर तुम स्टालिन जब आए तो अपमानित करो कि हिंदी विरोधी आ गया। एक भी चीज इस पूरी यात्रा में बीजेपी के नहीं चली। जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था और मीडिया का एंकर बैठकर उसे प्रोपोगेट करता था, फेल हो गया। और इस यात्रा ने विपक्ष की एकजुटता को, विपक्ष के तेवर को और महागठबंधन की उस संविधान और लोकतंत्र बचाने वाले नैरेटिव को, समाजवादी सामाजिक न्याय की वैचारिकी को बुलंदी पर पहुंचाया है। मैं जाते जाते केवल ये कह के जा रहा हूं, अगर विपक्ष गांव तक बूथ बचा ले गया, वोटर लिस्ट की हिफाजत कर ले गया, वोट बचा ले गया, वोट डलवा ले गया, वोट गिनवा ले गया, बीजेपी का सूपड़ा साफ होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा पर और इस पूरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।